नमस्कार साथियों, DSSB TGT क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं हम मीडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के लिए। पिछली क्लास में विजयनगर एम्पायर शुरू किया था हमने और खत्म भी कर दिया था। उसका एक क्विक रिकैप करेंगे जल्दी से। विजयनगर एम्पायर आपको याद होगा 1336 ईस्वी के अंदर सेटअप किया था दो भाइयों ने आके, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको भेजा था काम्पिली के अंदर विद्रोह दबाने के लिए। हरिहर सबसे पहले राजा बने। तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने ये अपना एक नया हम्पो हस्तनावितो नाम का एक राज्य सेटअप किया जिसकी राजधानी थी विजयनगर। इनके गुरु थे विद्यारण्य, इनका भी नाम आपको याद रखना है। दोनों भाइयों के गुरु थे जिनकी एक तरह से मोटिवेशन से, उनसे इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने नया राज्य बनाया। इसके अलावा हरिहर पहले राजा बने। संगम वंश, इन्होंने अपने वंश का नाम रखा अपने पिता के नाम पे। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, जिनके नाम पे इन्होंने संगम वंश नाम रखा। हरिहर पहले राजा बने, फिर बुक्का आए। क्या क्या नोटेबल चीजें हुई थी आपको याद होगा। हरिहर ने कोई टाइटल नहीं लिया था, बुक्का ने भी नहीं लिया था। हरिहर के समय पे कोंकण और मालाबार जीते गए थे, फिर होयसला राज्य जीत लिया था। बुक्का के समय इन्होंने एक नई टेरिटरी में अपनी आंखें जमाई थी, वो थी हमारे पड़ोसी बहमनी राज्य में रायचूर दोआब की तरफ आकर्षित हुए और बहमनियों के साथ एक दुश्मनी शुरू हुई थी बुक्का के समय। इसके अलावा एक चाइनीज डेलीगेशन भेजा था चाइना के लिए, इन्होंने राजदूत भेजा था अपना। ये बुक्का के समय की हाईलाइट्स थी। बुक्का के बाद आपको याद होगा हरिहर द्वितीय, इन्होंने टाइटल्स लिए थे मतलब महाराजाधिराज की एक उपाधि ली थी, एक राज परमेश्वर की उपाधि ली थी। हरिहर द्वितीय के टाइम पे दोस्ती कर ली गई थी बहमनियों से, आपको याद होगा। बहमनियों से दोस्ती, उसके बाद अपनी शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए थे और उसके बाद इन्होंने बहमनियों के साथ एक युद्ध हो गया था। फिरोज शाह जब बहमनी राजा बन गए थे, आज हम डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में। इन सारे राजाओं की हिस्ट्री, एटलीस्ट संगम वंश हम लोग कंप्लीट वहां पर भी आपको बताया जाएगा। हरिहर द्वितीय, इनके बाद अगला राजा देवराय प्रथम कुछ खास कर नहीं पाया था, याद होगा आपको। एक महिला थी निहाल नाम की, सुनारिन स्त्री थी, उसके चक्कर में बहमनियों पे अटैक कर लिया, हारे, बेइज्जती हुई। देवराय प्रथम के बाद एक और राजा जो बने वो थे वीर विजय के शासनकाल में भी कुछ खास काम हो नहीं पाया। देवराय द्वितीय इनके नोटेबल राजा थे जिनके शासनकाल में बहमनियों को हराया गया। सबसे पहले तो बहमनियों को हराने के बाद इन्होंने सुधार किए, अपनी सेना के अंदर तीरंदाज भर्ती किए, घुड़सवार भर्ती किए और अपनी सेना को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार किया था। एक और बड़ी बात लास्ट में हुई थी कि बहमनियों ने वापस इनको हरा दिया था। इनके बाद देवराय द्वितीय के बाद इनका जो ये संगम वंश था ये थोड़ा सा डिक्लाइन की ओर चला गया था। डिक्लाइन की ओर ऐसा गया कि लास्ट में इनके एक सामंत थे चंद्रगिरी के, नाम था उनका नरसिंह सुलू, उन्होंने इनको हरा दिया, एक तरह से गद्दी पे कब्जा कर लिया। नरसिंह सुलू यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के लिए संगम वंश के बाद अगला सुलू वंश स्थापित करते हैं। सुलू वंश की स्थापना हुई नरसिंह द्वारा। कुछ ज्यादा काम किया नहीं था, बस हाँ वो बात थी कि शासन को थोड़ी स्थिरता दी, अपने विद्रोहियों को विजयनगर पे हावी नहीं होने दिया। उसके अतिरिक्त नरसिंह का एक प्रधानमंत्री था नरसा को ये जिम्मेदारी दी कि इनके पुत्रों का एक तरह से ख्याल रखा जाए, बाद में इनको संरक्षण प्रदान किया जाए इनकी मृत्यु के बाद। नरसिंह की मृत्यु हुई। नरसा ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अगला राजा बना दिया तिम्मा को, जो कि पुत्र था नरसिंह का। तिम्मा के बाद अगला राजा बना नरसिंह तुलुफ। कौन था नरसिंह तुलुफ? वो था नरसा का पुत्र। अब नरसा की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे, नरसिंह नाम था इनका, ये नरसिंह तिम्मा को मार के गद्दी पे बैठ जाते हैं। गद्दी हथिया ली गई, विजयनगर की गद्दी पे तुलुफ वंश की स्थापना हुई और ये नरसिंह को वीर नरसिंह भी हमने बोला था, याद होगा। वीर नरसिंह, इनके शासनकाल में पुर्तगालियों से पहली बार विजयनगर एम्पायर या भारत का कोई भी राज्य, जो प्रमुख राज्य जिसने पहली बार पुर्तगालियों से हाथ मिलाया या पुर्तगालियों के साथ कोई डील कर पाया, वो था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने इनसे पुर्तगालियों से घोड़े खरीदे थे। डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर उस समय भारत में थे, उनके साथ ये डील हुई थी। वीर नरसिंह के बाद अगला राजा बना कृष्ण देवराय। याद होगा आपको, पिछली क्लास में 2 बार रिवीजन किया था, आज सारी चीजें नहीं बोल रहा, ब्रीफ के अंदर
आपको याद होगा आंध्र भोज साहित्य के लिए काम किया, कला के लिए काम किया, स्थापत्य के लिए काम किया, मंदिर बनवाए थे इन्होंने, हजारा मंदिर एक बनवाया था, इसके अलावा विठल स्वामी मंदिर एक इनके द्वारा बनवाया गया था। सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम एक लिस्ट की तरह चलनी चाहिए, तभी आपका रिवीजन ये सक्सेसफुल होगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है अपने हिस्ट्री के अंदर करेक्ट बना के रखने के लिए। कृष्णदेवराय एक तरह से अब इनका नाम चल पड़ा था, इन्होंने एक किस्मत का साथ भी मिला इनको कि बहमनी एम्पायर का विघटन शुरू हो गया था, और बहमनी एम्पायर चूंकि डूब रहा था, बहमनी महमूद शाह के नेतृत्व में इकट्ठे होकर लड़ाई करने तो आए थे, लेकिन हार गए कृष्णदेवराय से। कृष्णदेवराय ने बीदर जीता, उसके बाद बीजापुर को भी कब्जे में किया, यूसुफ आदिल शाही मारा गया इनके द्वारा युद्ध के अंदर, और अल्टीमेटली बाद में इन्होंने ओडिशा के अंदर भी अपना राज जमाया। उदयगिरी का किला जो था वो जीता, वहां के राजा और उनकी पुत्री को ससम्मान वापस भेजा गया। राजा खुश हो गए, अपनी पुत्री का हाथ इनके हाथ में दे दिया। कृष्णदेवराय का विवाह हुआ। कृष्णदेवराय ने एक नगर बसाया था नांगलपुर नाम का, अपनी रानी नांगल देवी के नाम पे। अमुक्त माल्याड़ नाम का एक किताब लिखी थी, एक ग्रंथ था ये, तेलुगु के महान ग्रंथों में इनकी गिनती होती है। इसके अतिरिक्त अष्ट दिग्गज इनके प्रशासन के अंदर एक तरह के 8 दिग्गजों का समूह है, जैसे कि अकबर के नवरत्न हम पढ़ते आए हैं बचपन से, उसी तरह से ये अष्ट दिग्गज जिसमें तेनालीराम शामिल था। कृष्णदेवराय के शासन की यही कुछ हाइलाइट्स थी। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय के बाद में अच्युत्य राय यहाँ के शासक बने, इन्हीं के छोटे भाई थे, कुछ बड़ा कर नहीं पाए अच्युत्य राय, और उसके बाद राम राय के समय माफ कीजिएगा सदाशिव राय राजा बने, और राम राय जो थे वो उनके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री राम राय के टाइम पर एक तरह से विजयनगर अहंकारी हो चुका था, जाकर फूट डाल के बहमनी राज्यों के अंदर और जीतना चाहता था। अहमदनगर को टारगेट किया गया, अहमदनगर में मस्जिदें तोड़ी गई, धर्म के आधार पे एक तरह से कुछ अत्याचार किए गए। जो मुस्लिम शासक थे पांचों एक साथ आए बहमनी साम्राज्य के, और इन्होंने मिलकर तालिकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश ऐसा हुआ कि विजयनगर की पूरी कमर टूट गई। विजयनगर जो शहर था, विजयनगर नगर मेन जो इनकी राजधानी थी इस साम्राज्य की, वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया गया। इनकी जो मेजर इनकी पहचान हुआ करती थी, इनकी भव्यता, वो सारी अब एक तरह से मिट्टी में मिला दी गई। अगला फिर एक तरह से एक तिरुमल नाम का राजा अरविंदु वंश स्टार्ट करता है विजयनगर एम्पायर में। ये तिरुमल राम राय का बेटा था। राम राय कौन? प्रधानमंत्री यहाँ का, जो हमने देखा लास्ट इनका राजा सदाशिव राय, उसके प्रधानमंत्री राम राय का बेटा तिरुमल ने अरविंदु वंश स्टार्ट किया। अरविंदु वंश कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। रंग तृतीय पूरे विजयनगर वंश का सबसे अंतिम शासक के रूप में जाना गया, और यहाँ पे इनका टॉपिक खत्म। ये हमारी पिछली क्लास की बात होगी। आज हम नया क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक सिस्टम की। मैंने आपको कृष्णदेवराय के टाइम पे बताया था कि जो इनका कलेक्टिवली एक समाज की, एक प्रशासन की इनकी स्थिति थी, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, वो हम सेपरेटली बात करेंगे, और वो हम करने वाले हैं। टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे आगे बहमनी साम्राज्य पढ़ने के लिए। उससे पहले हम बात कर रहे हैं अभी विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिति, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या प्रशासनिक तंत्र कैसा है। पहले प्रशासन की बात करेंगे, फिर यहाँ के समाज की बात करेंगे, और समाज के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। प्रशासनिक तंत्र क्या होता है? प्रशासनिक तंत्र एक राज्य जो हमें दिखाई देता है, उसको चलाने के लिए जो एक तंत्र काम करता है। चलाने के लिए मतलब हर राज्य का एक प्रॉपर डिवीजन। अब जानवरों में और हम में यही फर्क है ना, इन सोसाइटीज में। हमारे पूर्वज हम जानते हैं बंदर रहे, लेकिन बंदरों से हम इंसान बने। भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन जो हमारे पास सभ्यताएं थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो आप दूसरी क्लास में, मनीष सर आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उस सभ्यताओं की उनकी कुछ एक तरह से आपको एक सिस्टम देखने को मिलता है कि कोई राजा या एक तरह का एक प्रशासक वर्ग होगा, वो आपको बताया जाता है। बाद में प्रॉपरली जब समझ आई थोड़ी, तो हम देखते हैं कि मौर्यों के समय कौटिल्य ने एक किताब लिख दी थी, जिसके अंदर वो भारत का पहला ग्रंथ था जहां पे एक प्रशासन पूरी तरह से सेटअप किया गया। सबके अपने कर्तव्य बताए गए थे, सबकी अपनी जिम्मेदारियां बताई गई थी। वो आज भी तमाम देशों के लिए एक ग्रंथ का काम करता है कि एक तरह की गाइडिंग लाइट हमें देता है प्रशासन चलाना कैसे है। हर देश के संविधान को तैयार किया जाता है,
तो संविधान और ये प्रशासनिक सिस्टम इस तरह के एक राज्य को चलाने के लिए प्रॉपर जरूरी होता है। विजयनगर के लिए भी जरूरी था, एग्जाम में क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे, इसीलिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। क्या था ये विजयनगर साम्राज्य को भी, जैसे हम आज के भारत में देखते हैं कि 3 पार्ट्स में बटा है हमारा सिस्टम, एक तो सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल बॉडीज, हमारे केंद्र, राज्य और उसके बाद स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में अगर हम नगर में बैठे हैं तो हमारे नगरीय निकाय होते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम इस तरह के, या फिर गांव में बैठे हैं तो हमारे लिए पंचायतें होती हैं। इनके लिए सिस्टम क्या था, इन्होंने भी सेम 3 लेवल की गवर्नेंस इनकी चलती थी। केंद्र पे राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा का साथ देने के लिए कुछ मंत्री होते थे, एक मंत्री परिषद होती थी। राजा कुछ अधिकारियों को चुनता था जो उसके लिए सहयोग करेंगे। आज भी देखने को मिलता है हमें ये सिस्टम। केंद्र के अलावा यहाँ पे फिर आगे राज्यों में बांटा गया था। इन राज्यों को मंडलम बोला जाता था। ये मंडलम शब्द आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपको चोला साम्राज्य में भी, वहां पे भी देखने को मिलता है। तमिलनाडु की हिस्ट्री में वहां पे भी ये शब्द मिलते हैं, थोड़े कॉमन है लेकिन यहीं पे बने रहिए। कुछ डिफरेंसेस जो इनके थे वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ये मंडलम या राज्य, हम बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम राज्य बोल रहे हैं एक बार। इन राज्यों के लिए जो प्रमुख अधिकारी था उसका नाम होता था नायक। तो इस व्यवस्था को बोला जाता था नायकार व्यवस्था। नायकार अरेंजमेंट जो थी ये विजयनगर साम्राज्य की पहचान के रूप में जानी जाती है। इनके प्रशासन की एक तरह से एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्या थी नायकार व्यवस्था? इसके अंदर हर पूरे इस एक तरह से साम्राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा गया, जैसे राज्यों में, इनमें मंडलों में बांटा गया। हर मंडल पे एक अधिकारी जो नियुक्त होगा उसको नायक बोला जाता है। अधिकारी है तो इनको सैलरी कैसे मिलती थी? इनको सैलरी भूमि के रूप में दी जाती थी, और जो भूमि इनके अंदर आती थी इस पे ये, जैसे कि आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत के समय हम लोग बात कर रहे थे कि भूमि का टुकड़ा होगा, उसके साथ में आपको कुछ सैनिक दिए जाएंगे जिनके एक तरह से एक व्यवस्था चलानी होगी कि इन सैनिकों का भरण पोषण आप ही करोगे। यहाँ पे जो भी पैदा करोगे आप फसलें, उनसे एक हिस्सा अपने गुजारे के लिए उससे कुछ कमाई करोगे, एक हिस्सा आप टैक्स के रूप में सेंट्रल प्रशासन को भेजोगे, केंद्र को भेजोगे। यहाँ पर नायक को जो जमीन का टुकड़ा मिलता था उसको बोला जाता था अमरम। कनेक्ट कर पा रहे हो आप इसकी को? इक्ता बोलते थे हम इल्तुतमिश के समय पे इसी जमीन के टुकड़े, यहाँ पे अमरम बोला जाता था। तो इसी अमरम की वजह से नायक के लिए कई किताबों के अंदर अमर नायक शब्द भी उपयोग होता है। या अमर नायक या इस तरह से इस भूमि का मालिक, इनको यही भूमि पे मेंटेन करना होता था। एक अर्थव्यवस्था छोटी चलानी होती थी, केंद्र पे राजा को रिपोर्ट करनी होती थी। इनके कुछ अधिकार थे। ये जो प्रांत थे इन राज्यों में, नायक जो था सर्वोच्च अधिकारी था, डिसीजंस खुद लेता था। ऑटोनॉमी थी, एक तरह की स्वायत्ता थी इनके पास, लेकिन आय व्यय के खर्चे का पूरा ब्यौरा इनको केंद्र में भेजना पड़ता था। इसके अलावा अंतिम जो इकाई इनके इस प्रशासनिक सिस्टम की थी स्थानीय तंत्र में ग्राम। गांवों के अंदर इनमें एक और विजयनगर साम्राज्य की पहचान थी। एक तो हमने बात कर ली नायकार व्यवस्था, दूसरी थी आयंगर। आयंगर व्यवस्था। आयंगर क्या थी? आयंगर गांव के अंदर 12 अधिकारियों का समूह था। गांव के प्रशासन को संभालने के लिए। अब आपको पता है कि हर एक तरह के, अब जब एक चीज एक शब्द यूज करते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब होता है कि जब आपको कोई सिस्टम ना हो, बिना सिस्टम के जनता फिर अब वही जंगल राज चलता है, जहां पे किसी का कोई रोल डिफाइंड नहीं है। मेरे को अगर कोई काम करवाना है, मेरे को किसी की परमिशन चाहिए राजा की, लेकिन मैं जाऊं कहां पे? राजा तो बहुत दूर होगा, छोटे से गांव में बैठे व्यक्ति के लिए बहुत दूर होगा। ये विजयनगर के केंद्र में बैठा हुआ राजा, तो पूरा सिस्टम बनवाया गया। एक गांव की नीड्स, जरूरतें कुछ अलग होती है पूरे यहाँ पे राजा की जरूरतों से, या जो नगर में रह रहे हैं उनकी जरूरतों से, या जो राजधानी में रह रहे हैं उनसे। इस तरह से इनकी लोकल जरूरतों के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य उस समय पे इतनी अच्छी व्यवस्था इनको दे रहा था कि गांवों में एक तरह का एक व्यवस्था दी गई थी, जहां पे ये 12 अधिकारी जो थे ये इनको सेवाएं प्रदान करते थे। इनके अलग अलग विभाग एक तरह से बांटे गए। कोई क्लर्क की तरह, एक तरह से क्लर्क की टाइप की जॉब थी, कुछ इनके गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारियां इनमें से कुछ अधिकारियों के पास होती थी। इस तरह से तमाम तरह से इनको बांटा गया था। आयंगर व्यवस्था
क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आयंगर व्यवस्था निम्न में से किस साम्राज्य से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। यही आपको नायकार व्यवस्था या नायक कौन थे, ये नायक आयंगर कौन थे, ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये थी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था की भी बात करें तो उस न्याय व्यवस्था के सेंटर पे इनका राजा बैठता था। राजा सर्वोपरि था। न्यायालय थे लेकिन राजा वो जो था वो राजा के एक तरह से अंतिम एक, आजकल हम एक सिस्टम हमारे देश में क्या है, अगर फांसी की सजा भी हो जाती है हमें, तो ये प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति बोलते हैं हम, राष्ट्र का पहला आदमी, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो आपकी फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति, ठीक है जुडिशरी पूरी अलग है, लेकिन राष्ट्रपति को एक अधिकार हमने दिया है। सिस्टम हमारा जनता का सिस्टम है, जनता द्वारा चुना गया। राष्ट्रपति इसी लोकतंत्र में एकदम पीक पे बैठता है। जब जनता का सिस्टम है तो जुडिशरी चाहे कितना ही डेमोक्रेटिकली बिहेव करे, लेकिन चुने गए लोग हैं, तो इसी तरह से राष्ट्रपति अल्टीमेटली वो फांसी जैसी सजाएं माफ कर सकता है, वो हम अधिकार उनको देते हैं। यहां पर भी राजा एक तरह से सर्वोच्च था, सिस्टम था पूरा और राजा सर्वोच्च। इनकी न्याय व्यवस्था की एक खास बात थी कि यहाँ पे कठोर न्याय एक तरह से कानून था इनका। अब न्याय विधान जिसको हम बोलते हैं, जैसे भारत के अंदर हमारे कानून डिसाइड होते हैं, एक आईपीसी इंडियन पीनल कोड हमारे लिए अपराध लिखे होते हैं उसके अंदर, 1860 में आया था, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताऊंगा डिटेल। तो उस तरह की एक कानून की किताब है जो हम आज भी चला रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम पे आई थी। उसमें हमारे कुछ लिखे होते हैं कि कौन से अपराध के लिए कौन सी सजा हो सकती है या इस तरह के काम अपराधों को डिफाइन किया गया है। इनका बड़ा ही कठोर न्याय विधान था, कठोर था और पूरा स्टेबल था एक तरह से। ऐसे नहीं था कि राजा का आज मन कर गया तो राजा ने बोल दिया कि ये अपराध है और ये नहीं, पूरा सिस्टम से चलता था विजयनगर साम्राज्य। सिस्टम तो था ही, इसमें एक मैंने बताया था आपको पीछे कि भारत के अंदर हमारे एक सामाजिक सेटअप की एक कमी थी, वो था हमारा वर्णवाद या वर्ण भेद जो हम करा करते हैं। इस वर्ण भेद के अंदर ब्राह्मण जो थे सबसे ऊपर के पेडेस्टल पे बैठे थे। हमारे पास तुर्की शासक आए, इन्होंने भी इनसे जजिया लेने से बहुत समय तक एक तरह से इनकार कर दिया, जजिया नहीं दिया इनसे। वो भी छूट इनको मिल रही थी, वो छूट भी इनको मिल रही थी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया निकलवा दिया। लेकिन अब आपको एक एडवांटेज दिख रहा था कि जो शोषित वर्ग था उसको कुछ एडवांटेज ज्यादा नहीं मिल रहे थे, और शोषित वर्ग पहले भी शोषित था, बाद में भी। यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसा देखने को मिले। हुआ ये कि यहाँ की न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण जो थे इनको इम्यूनिटी थी एक तरह की, मृत्यु दंड इनको नहीं दिया जा सकता ब्राह्मण। ये यहाँ की न्याय व्यवस्था की एक पहचान थी। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य अगर आपको कोई कहे कि एकदम से बहुत ही सबके लिए इक्वालिटी दे रहा था प्रशासन में, ऐसी बात भी नहीं थी। हर समाज की अपनी कुछ कमियां होती है, इनकी भी एक थी। तो यहां से वापस हम चलते हैं समाज में। अगला हमारा जो हेडिंग है समाज, विजयनगर का समाज कैसा। विजयनगर के समाज में कोई भी समाज हम देखते हैं, गांधी जी का एक फेमस कोट है, किसी भी समाज की एक डेवलपमेंट, उसके विकास को आप उस समाज की महिलाओं के विकास से जज कर सकते हैं। गांधी जी का ये कथन जो मैंने अभी आपको बताया कि समाज में स्त्रियों की दशा हमें उस समाज की डेवलपमेंट बताएगी, यहां पर भी उसी से जज करते हैं। और ये आप हमेशा ये चीज नोट करना, अभी तो आपका एग्जाम जो है हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, कभी भी सब्जेक्टिव पेपर्स में आपको स्थिति पूछे, कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम आप कहीं किसी का मेंस लिखो, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी वगैरह आप लिखो, तो वहां पे आपको जब ये सब्जेक्टिव आंसर्स आपसे मांगे जाते हैं कहीं भी कोई भी एग्जाम में, सामाजिक स्थिति किसी की भी मांगी जाए, सीधे सीधे उठा के दे देना उस समाज में स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा हमें ये बताए कैसा था विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों के लिए वातावरण, स्त्रियों के लिए सम्मानजनक एक स्थान था इस साम्राज्य में। प्रूफ के साथ बात करेंगे। आप देखोगे कभी भी कि मैं आज जाके गूगल करना कृष्णदेवराय का नाम, एक इमेज आपको जो दिखती है उसमें कृष्णदेवराय मूर्ति के रूप में एक सेंटर पे ऐसे हाथ जोड़ के आपको खड़े मिलते हैं, उनके बगल में स्त्रियां मिलती हैं। दूसरी चीज, नृत्य में
इनके अंदर बहुत सी नृत्यांगनाएं फेमस थी। इनके साम्राज्य में नृत्य कला के लिए बड़ा अपना जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य। महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए भी रास्ते खुले थे, कुछ पदों पे थी महिलाएं समाज के हिसाब से। और जो समाज इनके आसपास का था, दिल्ली सल्तनत के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। रजिया के साथ, रजिया को उसके पिता ने कुछ अधिकार दिए, लेकिन इस समाज की स्थितियों के चलते ही रजिया सिर्फ 4 साल राज कर पाई। वो हम पहले पढ़ के आए। तो समाज में विजयनगर साम्राज्य इस पूरे जो इनके आसपास का एक एनवायरमेंट है, उसकी तुलना में महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा था। महिलाएं पढ़ भी रही थी और पढ़ा भी रही थी। उनको अपनी जो एक पैशंस थे नृत्य कला जैसी चीजों के अंदर, उनको पूरी छूट थी पार्टिसिपेट करने की। समाज का अब एक और भाग जो भारत के अंदर एक समाज दिखाता है, समाज की एक प्रोग्रेस दिखाता है, वो है हमारी वर्ण व्यवस्था। वर्णों के सिस्टम में अब विजयनगर साम्राज्य नॉर्थ इंडिया जितना एक तरह से बोला जाए कि फंसा हुआ नहीं था। हालांकि थोड़े एलिमेंट्स इनमें भी थे, जैसे कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूट थी, थोड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन ये पूरी तरह से जितना नॉर्थ इंडिया के अंदर ये सिस्टम खराब हो चुका था हमारे लिए जाति व्यवस्था का, उतना खराब यहां पर नहीं था। कैसे कि यहां पे जातियों के ऊपर, जातियों के हिसाब से कुछ ज्यादा एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध नहीं थे उनके ऊपर, लोगों के ऊपर। ब्राह्मणों के अलावा हर कोई मांसाहार भी खाता था, तो सारी तरह की इनके ऊपर छूट भी थी। ज्यादातर एक तरह से खुला समाज था। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से इक्वालिटी आ गई थी या कोई किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे अपनी जाति के दम पे, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। लेकिन बेटर थे, नॉर्थ इंडिया से बेटर थे। ये होगी समाज की। समाज के बाद अगला हम बात कर रहे हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में राजस्व का जो इनका सिस्टम था, उसके लिए मेन आपको प्रश्न ये मिल सकता है कि मेन आमदनी कहाँ से होती है। इनको जो भूमि पे, कृषि से ये जो कर मिलते थे, वही इनका राजस्व का मुख्य एक साधन था, भूमि का। इसके अतिरिक्त कई और तरह के कर थे, सिंचाई कर था जैसे, या और जो भी राजा सहूलियतें प्रदान करता था, उसके लिए एक तरह से एक प्राइस लगता था, टैक्स के रूप में जनता पे करती थी। एक सिस्टम था प्रॉपर, अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। आपको बताया था आयंगर व्यवस्था के अंदर कुछ अधिकारी थे, उनमें गांवों तक पूरा का पूरा सिस्टम प्रॉपर फैला हुआ था, पूरा का पूरा एस्टेब्लिश्ड सिस्टम था। अब राजस्व के अतिरिक्त यहाँ पर आमदनी के लिए इनका, आपको याद होगा मैंने बताया था हरिहर प्रथम के टाइम पे, जो संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, उन्होंने सबसे पहले आक्रमण करने के लिए चुना था कोंकण और मालाबार। क्यों चुना था? वापस बोल दे रहा हूं, वहां पे समुद्री व्यापार के पोर्ट्स थे। पोर्ट, समुद्र तट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, कि आपके लिए एक नया बाजार खोल देते हैं, बाजारों के, नए बाजारों के रास्ते खोल देते हैं। तो इस तरह से ये जो पोर्ट्स थे वो इन्होंने अच्छे से डेवलप किए थे। इसके अलावा जहाज डेवलपमेंट का काम इनके द्वारा अच्छे से हुआ था। एक छोटे स्केल की होगी, लेकिन जहाज थी, क्योंकि विदेशी व्यापार कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य वाले। विदेशी व्यापार में एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट किस चीज का करते थे, या बाहर, एक्सपोर्ट का मतलब आपको पता होगा निर्यात, किसी देश को, बाहरी देश को हम जो चीजें भेजते हैं। अब ये बाहरी देश मध्य एशिया के भी देश थे। इसके अतिरिक्त नीचे समुद्री सीमा से भारत, जो एक तरह से भारत के बंगाल की खाड़ी के बाद वाले देशों के अंदर भी शामिल था इनका एक व्यापार। भारत से निर्यात जिन चीजों का किया जाता था, उनमें कपड़ा, सिल्क इंपॉर्टेंट था। विजयनगर साम्राज्य स्पेशली लोहे, या इनके पास एक तरह से मिनरल्स का एक एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट करते थे हम, मोती इंपोर्ट करते थे, सोना इंपोर्ट किया जाता था, कोयला इंपोर्ट किया जाता था, मंगवाते थे वो देशों से। ये विजयनगर साम्राज्य के लिए ये पूरी इनके अर्थव्यवस्था की और प्रशासन की कहानी थी। इसके साथ विजयनगर का टॉपिक हमारा एंड। लेकिन अभी बहमनी साम्राज्य बाकी है। तो बहमनी साम्राज्य इसके साथ साथ पढ़ना जरूरी है। बात यह है कि अब आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपको रामायण या महाभारत आप एक बार देखते हो, आपके सारे कैरेक्टर याद हो जाते हैं, उनकी स्टोरीज लाइंस जो होती है, मेन स्टोरी लाइंस, वो भी आपको याद हो जाती है। वजह है कंटिन्यूटी। इतिहास और ये जो आप कहानियां हैं, इनके अंदर फर्क यही है कि इतिहास में हम एक बार में एक चीज पढ़ते हैं, कहानियों में
कई किरदार जो उनके संबंधित किरदार हैं उनको एक साथ दिखा दिया जाता है। तो इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का जो इतिहास है, इसको अगर आप बहमनी के साथ पढ़ोगे तो आपको चीजें आसानी से आप कंट्रोल में एक तरह से याद रख पाओगे, ग्रिप कर पाओगे। इसलिए बहमनी को साथ में पढ़ना जरूरी है और वही हमारा अभी अगला टॉपिक है। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की बात करें तो वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको मैंने जब विजयनगर साम्राज्य शुरू करवाया था तब बताया था दक्षिण भारत में सत्ता के 4 मेजर केंद्र थे अलाउद्दीन खिलजी के समय से। देवगिरी, फिर वारंगल, फिर कोसला, फिर मदुरई। इनमें से 3 जो थे बाकी के, वो विजयनगर के साम्राज्य को जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने उनकी मूवमेंट्स देखी, उनके अंदर क्या क्या कोई उन्नति कर रहा था, क्या कनेक्टेड थे कैसे, वो सारी चीज देखी। मैंने आपको बोला था देवगिरी को हम एक बार के लिए छोड़ रहे, देवगिरी हम बहमनियों के समय में डील करें। तो देवगिरी इनकी सत्ता का प्रमुख केंद्र था। हुआ यूं कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक राज करके गया था, याद होगा आपको। 1336 के आसपास वहां पे विजयनगर सेटअप हो रहा था, वहां पे विद्रोह हुए, तो वो सारी कहानी अभी तक हमने पढ़ी। इधर जो आमिर थे, मुस्लिम आमिर, वो अब सुल्तान के प्रति विद्रोह कर रहे थे, एक तरह की गुटबाजियां कर रहे थे। इनका एक नेता था, उसका नाम था इस्माइल मक। तो एक और चीज आपको याद होगी, इस देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया गया था। देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी के समय जाना जा रहा था। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम, जब दिल्ली से राजधानी इधर लाया तो इसका नाम दौलताबाद रख दिया। तो ये जो बाकी के आमिर थे यहाँ पर, उनका एक नेता बना हुआ था इस्माइल मक। 70-80 साल का बूढ़ा आदमी था बेचारा, लेकिन नेतृत्व प्रदान कर रहा था। ये भी एक चीज है, हमारे जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट चलते हैं, उनके अंदर लीडर जो होते हैं, ये कभी कहीं अन्ना हजारे होता है या कहीं और बूढ़े बूढ़े किसानों के जो आंदोलन चला उसमें राकेश टिकैत, इतने यंग नहीं, तो थोड़े एक तरह से हम लोग मैच्योर लोगों को लीडरशिप देते हैं। युवा पीढ़ी का काम है दरिया बिछाओ, इधर से उधर लाठियां खाओ, वो सारे काम तब भी यही हो रहा है। बाकी के जो यंग आमिर थे वो इस्माइल मक के नेतृत्व में एक तरह से दिल्ली के खिलाफ बगावत कर रहे थे। हुआ ये कि इस्माइल मक अब पूरी तरह से इनके सामने तक आ गया था, लेकिन उम्र एक बड़ी चीज थी। अब दिख रहा था कि कोई फ्यूचर ज्यादा है नहीं अपना, तो इन्होंने चुना अपने एक हसन गंगू नाम के एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुना कि जो एक नया जो वंश इधर सेटअप किया जाएगा। आमिरों ने पूरी तरह से बगावती मूड में थे पहले से, और जो एक पूरी तरह से अलग हो गए, तो जो नया वंश सेटअप किया जाएगा उसके लिए हसन गंगू को चुना। और हसन गंगू ने 1347 में बहमनी वंश की स्थापना की। कौन था हसन गंगू? तो हसन गंगू, ऐसा बोला जाता है कि इसके बारे में 2 स्टोरीज हैं इसके ओरिजिन्स के बारे में। हसन गंगू के बारे में यह भी बोला जाता है कि ये गंगू नाम का एक ब्राह्मण था, उसके घर में पला बड़ा था। इसके ओरिजिन्स का किसी को पता नहीं था, लेकिन वहां पे उसी के यहाँ मजदूरी किया करता था। उसने खुश होकर इसको मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में भर्ती करवा दिया और वहीं पे ये उन्नति करता हुआ लड़ने में अच्छा था, तो कुछ पद मिले और वहीं से करते करते प्रमुख आमिर बन चुका था। और अब लास्ट में जब देवगिरी के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पूरे काफिले के साथ दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की थी, तो हसन गंगू यही रुक गया, दौलताबाद ही रुक गया था। और यहाँ पे इस्माइल मक से इनकी मुलाकात होती है और इस तरह से सिस्टम आगे चला। 1347 के अंदर बहमनी वंश की स्थापना करते हैं। नाम बहमन ये कहां से आया? अब वही जो एक तो बहमन की ओरिजिन की स्टोरी, ये जो आपको गंगू ब्राह्मण मैंने आपको बताया एक स्टोरी में, वहां से एक स्टोरी कनेक्ट होती है। एक दूसरी इनके ओरिजिन की थियरी ये भी बोली जाती है कि बहमनी वंश कौन था, इसके लिए कि हसन गंगू जो था ये अपने आप को ईरान के एक तरह से मध्य एशिया के अंदर वहां से शासकों का एक वंशज बताता था, और वहीं से ये बहमन शाह की उपाधि भी लेके आया, अपने लिए बहमन शाह की उपाधि चुनी, उसी से इसने ये बहमनी वंश भी बनाया। दोनों स्टोरीज, एक तो इसका ब्राह्मण ओरिजिन बताती है, एक इसका मध्य एशियाई ओरिजिन बताती है। दोनों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। हमारा काम है इसके बारे में आगे फैक्ट्स डिस्कस करना। अब
बहमन शाह की उपाधि के साथ हसन गंगू यहाँ पर एक नए वंश की नींव डालता है। 1347 में गुलबर्ग को राजधानी बनाते, राजधानी इनकी थी गुलबर्ग, गुलबर्ग राजधानी, और जुट पड़ता है। जैसे एक विजयनगर एम्पायर हम पहले देख के आ रहे थे कि हरिहर ने सेटअप किया और बड़े ही एक तरह से फूक फूक के अपने कदम रखे, अपने नए दुश्मन क्रिएट नहीं कर रहा था, सेम इसने किया। इसने एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने साम्राज्य को 4 भागों में, प्रांतों में बांट दिया। हसन गंगू ने 4 प्रांतों में अपने साम्राज्य को बांटा। प्रांत में इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद जो अगला राजा बना वो था मोहम्मद शाह, या मोहम्मद शाह प्रथम भी बोला जाता है इसको। मोहम्मद शाह प्रथम, इसके बारे में अब एक खास बात यह है कि मैंने आपको बोला था ना कि विजयनगर एम्पायर इसके पैरेलल चलेगा। उनकी भी कुछ स्टोरीज आपको जो मैं बताया हूं वो आपको एक तरह से वापस फ्लैश होगी आपके दिमाग में। मोहम्मद शाह प्रथम राजा बना। बनने के बाद सबसे पहले इसने तेलंगाना के वारंगल पे अटैक किया, वारंगल जीता। वारंगल पे अटैक करने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाया, वहां से बहुत सी दौलत लेके आया, अपना सिस्टम ठीक किया, आगे के अपने अभियान चलाए। पैसे की जरूरत भी इसको पड़ी। कब? याद करो, विजयनगर साम्राज्य का हमारा दूसरा राजा कौन था? बुक्का। बुक्का की आपको एक हाईलाइट बताई थी कि इसने बहमनी साम्राज्य के साथ दुश्मनी की नींव डाली थी बुक्का ने, क्योंकि बुक्का को चाहिए था रायचूर दोआब, बहमनियों का भी इंटरेस्ट था वहां पे। बहमनी राजा उस समय पे था मोहम्मद शाह प्रथम। इसने बुक्का के खिलाफ लड़ाइयां की, हालांकि लड़ाइयां अनिर्णायक रही, अनडिसाइसिव रही, कोई उनका एक तरह से परिणाम निकला नहीं। संघर्ष चला गया, स्टार्ट हो गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चूंकि पैसा भी आ चुका था, प्रशासनिक सुधार कुछ किए थे, वो इनके शासनकाल की हाईलाइट थी। ये मोहम्मद शाह प्रथम की स्टोरी। इनके बाद इनके शासन में थोड़ी वीकनेस आई। मुजाहिद शाह नाम का बहमनी सुल्तान राजा बना। मुजाहिद शाह के समय पे विजयनगर के साथ इनका संघर्ष चल रहा था और उसमें इनको अच्छी खासी थोड़ी टेरिटरी गंवानी पड़ी थी। मैंने बताया था आपको, बुक्का अनिर्णायक युद्ध लड़ रहा था। हालांकि मुजाहिद शाह ने भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कराया, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाया। तो इस तरह से मुजाहिद शाह का जो शासनकाल था उसमें एक तरह से बस हिंदुओं पे अत्याचार हुए ज्यादा, और उसके अतिरिक्त कुछ ज्यादा मेजर हाईलाइट इसकी नहीं थी। एक बात जरूर थी कि यहाँ पे इसमें केंद्रीय प्रशासन जो था उसके अंदर मध्य एशियाई आमिर, मध्य एशिया के जो आमिर थे उनका एक इन्फ्लुएंस, उनका एक प्रभाव जो था वो ज्यादा मुजाहिद शाह के समय में बढ़ गया। मुजाहिद शाह के बाद में, इसकी मृत्यु के बाद में इसका बेटा दाऊद राजा बना, और वो भी कुछ खास कर नहीं पाया। ये दोनों के दोनों राजा बस एक तरह से अपनी प्रजा पे अत्याचार के लिए ही जाने गए, बाकी कुछ मेजर इनकी अचीवमेंट नहीं थी। अगला राजा था मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये बहमनी वंश के बहुत कम ऐसे शासक हुए, जैसा ये था शांति प्रिय शासक था ये थोड़ा। इसने प्रजा पे अत्याचार थोड़े कम किए, हालांकि हिंदू जनता को टारगेट ये भी कर रहा था, लेकिन औरों की तुलना में थोड़ा कम कर रहा। अब वापस विजयनगर का फ्लैशबैक, वहां पे आपको बताया था हरिहर द्वितीय जब राजा बना था तो उसने थोड़ी दोस्ती की थी। यहां पे शांति प्रिय राजा था, उसने हरिहर के साथ शांति संबंध स्थापित किए थे, हरिहर द्वितीय के साथ। तो विजयनगर साम्राज्य के साथ शांति स्थापित हो गई थी, थोड़े समय के लिए, लेकिन जरूर स्थापित जरूर होगी। और जब शासन में शांति होगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कला का भी थोड़ा विकास होता है, काव्य का विकास हुआ, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। बहमनी साम्राज्य में बात कर रहा हूं, मोहम्मद शाह द्वितीय के समय। अगला राजा यहां पे याद होगा आपको, वहीं पर जिक्र कर लिया था, कौन था? फिरोज शाह। फिरोज शाह कौन? मोहम्मद शाह द्वितीय का पुत्र। पिछले टॉपिक में जब विजयनगर साम्राज्य जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि विजयनगर में मोहम्मद शाह द्वितीय के समय पे हरिहर के रिलेशन अच्छे थे,
लेकिन बाद में जब इसका बेटा राजा बना तो इसने खेल खराब कर दिया। फिरोज शाह अपने 3 युद्धों की वजह से जाना गया, तीनों के तीनों विजयनगर के साथ। विजयनगर के साथ जो इसके 3 युद्ध हुए उनमें पहला हुआ हरिहर द्वितीय के साथ, जिसमें हरिहर द्वितीय को इसने हरा दिया। हरिहर द्वितीय को हराया, याद होगा आपको, मैंने बताया था पिछली क्लास में। हरिहर द्वितीय शांति स्थापित किया, कुछ सुधार किए, लेकिन फिर बाद में जैसे ही शासन में चेंज आया बहमनियों में, तो बहमनियों ने इसको हरा दिया। तो ये हरिहर द्वितीय के हाथों हारा। इसके शासनकाल की दूसरा युद्ध जो था विजयनगर के खिलाफ, वो भी आपको याद होगा। देवराय प्रथम बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? लड़की का चक्कर, लड़की के चक्कर में निहाल नाम की स्त्री थी, सुनारिन स्त्री, उसके चक्कर में बहमनियों पे अटैक कर दिया था। और यहां से इन्होंने, फिरोज शाह ने वापस अटैक किया, उस अटैक का जवाब दिया और उनको हराया। ना सिर्फ हराया बल्कि खदेड़ा, विजयनगर की सीमाओं के अंदर घुसते हुए विजयनगर के को एक संधि पे मजबूर किया, एक तरह से शर्मनाक संधि थी। देवराय प्रथम अपनी इज्जत खो चुका था इस युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि इधर अच्छी खासी टेरिटरी बहमनियों को देनी पड़ी थी उसे। तो यहाँ पे इन्होंने जो दूसरा युद्ध विजयनगर के खिलाफ था वो देवराय प्रथम के खिलाफ था और ये भी इन्होंने जीता। तीसरा युद्ध फिरोज शाह के समय, उसकी भी बात हम कर चुके, वो भी आपको याद होगा, विजयनगर का जो। इसके बाद वहां पे अगला महान राजा आया था देवराय द्वितीय। वीर विजय कुछ कर नहीं पाया था बीच में। देवराय द्वितीय जब राजा बना, देवराय द्वितीय के राजा बनते ही अटैक हुआ था बहमनियों से, मैंने आपको बताया था उस क्लास में। वो अटैक इसी आदमी ने किया था, फिरोज शाह। लेकिन देवराय द्वितीय ने उसे हरा दिया था। तो फिरोज शाह देवराय द्वितीय के विरुद्ध खुद आक्रमण किया लेकिन हार गया। तो ये फिरोज शाह के लिए, इसके शासनकाल के लिए खतरे की घंटी थी। फिरोज शाह का शासनकाल इधर समाप्त हुआ। फिरोज शाह के बाद अगला राजा जो था वो था अहमद शाह। अहमद शाह एक तरह से जाना गया कुछ चीजों के लिए। वो थी, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी एक कैपिटल जो थी वो चेंज की। कैपिटल चेंज करने का एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से थोड़ा सा हमें एक तरह से आंखें थोड़ी सी खुल जाती है हमारी, जैसे कोई कैपिटल चेंज करने का नाम लेता है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ढंग से की थी, ढंग के रीजंस की वजह से की थी। गुलबर्ग इनकी पहले कैपिटल थी, मैंने आपको इधर लिख के बताया था। अब कैपिटल को जो है ये चेंज कर रहे थे क्लाइमेट रीजंस की वजह से। जलवायु यहाँ की गुलबर्ग की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, इस वजह से अपनी राजधानी ये ले गए थे बीदर। बीदर में इन्होंने अपनी राजधानी से। अब इनके समय की एक और बड़ी हाईलाइट थी, वो ये थी कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय को, मैं आपको याद होगा वहां पे भी वो चीज हुई थी। देवराय द्वितीय जैसे ही राजा बना उसने युद्ध जीता बहमनियों के खिलाफ। लेकिन फिर उसके बाद बहमनियों का एक और अटैक हुआ, उसने कुछ शासन सुधार किए थे। देवराय द्वितीय उसके दूसरे अटैक में हारा। वो अटैक अहमद शाह ने किया। तो देवराय द्वितीय को हराया। इसके अलावा इनके बारे में बोला जाता है कि विस्तारवादी थे। आसपास तेलंगाना उड़ीसा के से कुछ क्षेत्र इन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिए थे, बहमनी साम्राज्य का भाग बन चुके थे, तो विस्तारवादी थे। अहमद शाह के बाद अगला जो राजा यहाँ पे आया वो था निजाम शाह। माफ कीजिएगा, एक अलाउद्दीन नाम का, एक अलाउद्दीन द्वितीय नाम का शासक आया था, लेकिन उसने कुछ टेंजिबल काम कुछ किया नहीं। कुछ विवाह किए थे पर वो इतना हमारे लिए यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो ऐसे ट्रिवियल चीजें हम इग्नोर करते हैं। अगला जो बड़ा राजा जिसके टाइम पे थोड़ी नोटेबल चीजें हुई वो था हुमायूं। हुमायूं भी था तो निकम्मा, लेकिन निकम्मा इस हद तक, इस आदमी को, अब हमने देखा पीछे कोई टाइटल ले रहा है महाराजाधिराज, राज परमेश्वर। हुमायूं का टाइटल मिला था जालिम का। जालिम हुमायूं बोला जाता था। ये जालिम हुमायूं टाइटल से स्पष्ट होगा कि कहां जा रहा है। जनता पे बहुत अत्याचार करता था। जनता को एक तरह से, जनता को छोड़िए अपने खुद के भाइयों को, इसने ऐसा बोला जाता है, शेरों के पिंजरे में डाल के मार दिया था। उसके भाइयों को जिंदा चबा गए थे शेर। इस तरह का वाकई में जालिम इंसान था।
जब ऐसा इंसान गद्दी पे बैठा होता है तो कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है ना गवर्नेंस का सिस्टम, कि आपने एक हल्की सी गलती की और यहाँ का सुल्तान जो है आपको ऐसी सजा देगा कि एक तरह से मरने के बाद में भी आपकी रूह कांपती रहे। अब जालिम हुमायूं अपने नाम के साथ एक तरह से पूरा का पूरा उसके साथ जस्टिस कर रहा था, जुल्म कर रहा था अपनी जनता पे, लेकिन इसके शासनकाल में एक अच्छी चीज हो गई थी बहमनियों की। इनको एक प्रधानमंत्री मिला था जो बड़ा ही योग्य था। उस प्रधानमंत्री का नाम था महमूद गवां। आप खुद सोच सकते हैं कि हुमायूं जितना जालिम एडमिनिस्ट्रेटर या शासक जब होगा तो ऐसे के राज में आमिर कभी भी एक तरह से सही नहीं चल सकते, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। वो कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे या कुछ भी ऐसी घटना हो सकती थी, पड़ोसी राज्यों के साथ संपर्क करेंगे। और यहाँ का तो पड़ोस भी पूरा एक तरह से बहमनियों के लिए उड़ीसा हो या विजयनगर हो या इसके अलावा ऊपर की साइड जाएंगे तो मालवा वाले हों, सारे के सारे इस ताक में बैठे थे बहमनियों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन महमूद गवां, हुमायूं के जालिम होते हुए भी महमूद गवां ने इनके शासन को बांध के रखा। बड़ी ही स्वामी भक्ति से इन्होंने इस पूरे एम्पायर को, बहमनी साम्राज्य को प्रोटेक्ट किया। हुमायूं नेचुरल डेथ मरा लास्ट में, लेकिन हुमायूं जब मरा तो जनता, ऐसा बोला जाता है कि जनता नाची। हाँ, बहमनी साम्राज्य का पहला सुल्तान था। अब एक चीज होती है, बलबन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बलबन अपने बेटे की मौत के बाद ऐसे बहुत ही गुमसुम रहने लगा था, महलों से रात रात भर रोने की आवाजें आती थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा उस समय के। कुछ इतिहासकारों ने बाद में यह भी लिखा कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसकी प्रजा रोती रही, इतनी दुखी हो गई। अतिशोक्ति लगती है इस चीज में कि उसकी प्रजा और आमिर रोएंगे। बलबन ने पूरा एकदम बांध के रख रखा था सब। यहाँ पे इसके आमिर या इसके समय के इतिहासकारों ने भी ये चीज लिखी कि जब जालिम हुमायूं की मृत्यु हुई तो जनता नाची, जनता खुशी में नाची। किस कदर ये कहर ढा रहा था अपनी जनता पे, ये आप समझ ही गए। तो इस तरह से ये हुमायूं की स्टोरी। हुमायूं के बाद इसका 10 साल का बेटा निजाम शाह गद्दी पे बैठा। निजाम शाह के शासनकाल में, अब महमूद गवां प्रधानमंत्री थे, इसके समय भी रहे। 10 साल का ये लड़का राजा बन चुका था। तो आसपास के पड़ोसी, जैसे मैंने बोला, उड़ीसा हुआ, मालवा हुआ, तेलंगाना, वारंगल, इन सबको लगेगा ना कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है इस पूरे बहमनी साम्राज्य को हथिया ले। हुआ 10 साल का था ये निजाम शाह। अटैक हुए सबसे पहले उड़ीसा का, उसके बाद तेलंगाना का, वारंगल का, उसके बाद मालवा। लेकिन 10 साल का राजा, परंतु उसका प्रधानमंत्री महमूद गवां, इसकी बहादुरी के चलते, इसके उम्दा प्रशासन के चलते उड़ीसा के अटैक को भी विफल किया, तेलंगाना के अटैक को भी विफल किया और फिर मालवा के अटैक को भी विफल किया। 10 साल का बहमनी सुल्तान इन सबको हरा चुका है। वजह थी एडमिनिस्ट्रेटर, सेना नायक आपका अच्छा होता है तो आप, राजा चाहे अच्छा हो ना हो, फिर भी आप बच जाते हो। राजा चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन सेना की एक तरह से लीडरशिप जो है वो अगर अयोग्य हाथों में हो तो हार निश्चित होती है। यहाँ पे महमूद गवां ने दिखा दिया। महमूद गवां का कद भी बढ़ गया था, पद तो था ही ऊंचा। निजाम शाह के बाद अगला राजा बना महमूद, माफ कीजिएगा, मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय, इसके समय पे अब ऐसा बोला जाता है कि अब महमूद गवां इनको एक बार तो जवाब दे चुका था। अब आगे बढ़ के उड़ीसा को हराया, उसके अलावा इन्होंने फिर तेलंगाना को हराया, उसके अलावा मालवा को हराया, फिर इसके बाद कोंकण, याद होगा आपको, कोंकण पे विजय प्राप्त की। कोंकण का समुद्री तट विजयनगर के अधीन आता और फिर विजयनगर को डायरेक्ट युद्ध में हराया। मोहम्मद शाह तृतीय खुद उतना योग्य नहीं था, लेकिन महमूद गवां अपनी पावर्स की पीक पे था इस समय। योग्य आदमी और उसके साथ में आप रिसोर्सेज, उसको संसाधन भी दे दो तो वो आपको ऐसे रिजल्ट देता है। महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य को एक तरह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था। लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। अत्याचार होने स्टार्ट हो गए थे मोहम्मद शाह तृतीय के राज्य।
गाजी की उपाधि ली थी इन्होंने कांजीवरम के पंडितों को मार के, गाजी की उपाधि ली। अल्टीमेटली हुआ ये कि अब महमूद गवाह की जो ये तरक्की हुई थी, इससे बाकी के आमिरों को जलन हो रही थी। उन्होंने षड्यंत्र किया सुल्तान को कान भरे, क्योंकि ये अयोग्य था, ये मैं पहले से बोल रहा हूं। ऐसा अयोग्य राजा आमिरों के बहकावे में आ गया और इसने अपने तुरुप के इक्के को, महमूद गवाह को खुद मार दिया। महमूद गवाह मारा गया तो महमूद गवाह के जाने के साथ इनकी भी किस्मत पलट गई, बहमनी साम्राज्य की किस्मत ऐसी पलटी कि इसकी मृत्यु के बाद महमूद शाह अगला राजा बना। मोहम्मद शाह तृतीय था ये, इसके बाद महमूद शाह का नाम आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कृष्णदेवराय के समय में बहमनी साम्राज्य विघटित हो गया। महमूद शाह के अधीन पांचों इकट्ठे होकर वापस आए थे लड़ने विजयनगर से। कृष्णदेवराय ने हरा दिया था इनको, इनके मेजर एक यूसुफ आदिल शाही थे, उनको मार दिया जान से। इस तरह की चीजें हुई थी। तो महमूद शाह के समय पे ये विघटन का समय था। विघटन ऐसा हुआ कि जो बहमनी एम्पायर था ये 5 भागों में टूट गया। कौन से 5 भाग थे ये आपको याद होगा। सबसे पहले बरार, फिर उसके बाद बीजापुर, फिर गोलकुंडा, फिर अहमदनगर और फिर लास्ट आपने देखा था बिदर। इस तरह से ये 5 भाग थे। हमने विजयनगर के टाइम पे बात की थी कि ये 5 टुकड़ों में बट गया था। महमूद शाह इस एक तरह से इस विघटन का एक प्रमुख वजह था। उसी के शासनकाल के दौरान चूंकि ये हुआ था, अयोग्य शासन था, इस वजह से साम्राज्य टूट गया। ये बहमनी साम्राज्य की कहानी थी। आपको याद होगा उसके बाद की स्टोरी क्या थी कि विजयनगर के साथ युद्ध होता है। वो फिर बाद में विजयनगर ने, राम राय जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने यहाँ पर आके अहमदनगर में कुछ मस्जिदें तोड़ी थी, आपस में टूट गए थे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते। तालीकोट का युद्ध के लिए एक बार इकट्ठे आए, लेकिन वापस फिर इनके अंदर ऐसे टूट मची रही और बाद में आगे मुगलों के इतिहास में वापस इनके नाम इकट्ठे होकर आते रहे। लेकिन ये बहमनी वंश का मेजर इतिहास था जो हमने अभी पढ़ा। बहमनियों के लिए अब विजयनगर का रिवीजन आपको मैं कंप्लीट पहले करा ही चुका हूं। इसके साथ बहमनियों का हमारा एक वंश यहाँ पे खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। बहमनियों के लिए सबसे पहले संस्थापक कौन थे, क्विक एक रिकैप आज की पूरी क्लास में जो हमने पढ़ा। देवगिरी या दौलताबाद के अंदर इस्माइल मख के नेतृत्व में इकट्ठे हुए कुछ आमिर। उन आमिरों ने इकट्ठे होकर हसन गंगू का नेतृत्व बाद में चुना, क्योंकि इस्माइल मख ने इशारा इसी ओर किया था। हसन गंगू की हिस्ट्री क्या थी, 2 थियरीज बोली जाती है। एक तो कि ब्राह्मण थे, गंगू नाम का ब्राह्मण था, जिसको ट्रिब्यूट देते हुए इन्होंने अपना एक ये जो नाम था इसमें हसन गंगू रखा, और उसके बाद उसी ब्राह्मण से ये बहमनी बना। अगली एक थियरी ये बोली जाती है कि बहमन शाह की उपाधि ली थी, क्योंकि अपने आप को ईरान के शासकों का वंशज बताता था ये हसन गंगू, तो इस वजह से उसने ये उपाधि थी। जो भी हो, इसने अपनी राजधानी चुना था गुलबर्ग को, अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया और शासन शुरू किया। अगला राजा इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम की हाइलाइट्स क्या थी, तेलंगाना में वारंगल पे अटैक किया, जीता। उसके बाद बुक्का के साथ संघर्ष चला, अनिर्णायक रहे युद्ध, कुछ प्रशासनिक सुधार इसके द्वारा किए गए थे मोहम्मद शाह प्रथम के बाद। अगला मुजाहिद शाह कुछ बड़ा कर नहीं पाया, दाऊद के समय में भी कुछ ज्यादा बड़ी चीज हुई नहीं। हालांकि मुजाहिद शाह के समय पे मध्य एशिया के जो आमिर थे उनका एक प्रभाव बढ़ गया, गुटबाजियां होनी शुरू हो गई थी बहमनी दरबारों में। यहाँ पे मोहम्मद शाह द्वितीय अगले राजा बने, जो अकेले शांतिप्रिय राजा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विजयनगर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे। विजयनगर का राजा उस समय हरिहर द्वितीय था। उसके बाद प्रशासनिक सुधार किए कुछ, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा फिरोज शाह अगला राजा बना। फिरोज शाह के शासनकाल में आपने देखा था हरिहर द्वितीय पे अटैक किया गया, हरिहर द्वितीय हारा। इसने दूसरा अटैक जो विजयनगर पे किया वो देवराय प्रथम निहाल नाम की एक सुनारिन स्त्री थी, उसके चक्कर में अटैक कर बैठता है। अनप्लान्ड अटैक, या एक तरह से कहे कि इल प्लान्ड अटैक, बहुत ही बुरी तरह से प्लान किया हुआ अटैक को बहमनियों की तरफ लेके जाता है और हारता है, बहुत ही बुरी तरह से हारता है। हारने के बाद में टेरिटरी खोता है। लेकिन तीसरा युद्ध जो फिरोज शाह ने इनके विरुद्ध किया, विजयनगर वालों के विरुद्ध, उसमें ये हार जाता है देवराय द्वितीय के खिलाफ। अगला राजा अहमद शाह क्लाइमेट रीजंस की वजह से राजधानी ले गया बीदर। उसके बाद देवराय द्वितीय को इसने हराया। और एक और बात थी कि ये विस्तारवादी था, आसपास के उड़ीसा, तेलंगाना, मालवा के कुछ कुछ क्षेत्रों को जीतता जा रहा था।
इसके बाद अगला राजा अलाउद्दीन तृतीय, कुछ खास मेजर हाईलाइट थी नहीं। हुमायूं, जालिम हुमायूं, बहुत ही एक तरह से बोला जाए कि अत्याचारी शासक, जनता और आमिर दोनों के दोनों त्रस्त, अपने भाइयों को शेर के पिंजरे में डलवा देता था। जब ये मरा तो जनता नाची। महमूद गवां इसका प्रधानमंत्री था, जो इसके शासनकाल की ओनली पॉजिटिव हाईलाइट था। महमूद गवां प्रधानमंत्री बने रहे। अगले शासक निजाम शाह आए। निजाम शाह के शासनकाल में हमने देखा कि एक तो ओडिशा, फिर तेलंगाना, फिर मालवा, तीनों ने अटैक किए। वजह थी कि 10 साल का निजाम शाह गद्दी पे बैठा था, लेकिन तीनों ही राज्यों ने इग्नोर कर दिया। इस गद्दी के संरक्षक के रूप में महमूद गवां उनका प्रधानमंत्री था। महमूद गवां ने तीनों आक्रमणों को विफल किया। निजाम शाह का शासन चला। उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय अगला राजा बने। मोहम्मद शाह तृतीय के समय पे महमूद गवां के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहे ये, और इन्होंने आगे बढ़ के उड़ीसा, फिर इसके बाद तेलंगाना, फिर मालवा, फिर कोंकण, और उसके बाद अल्टीमेटली विजयनगर, इन सबको हराया। हराने के बाद में अहंकार तो आना ही था। कांजीवरम में जो पंडित हुआ करते थे, कांजीवरम के थे, उनको मारा गया। गाजी की उपाधि इसके द्वारा ली गई। और अहंकार में अंधा आदमी बह गया जब बाकी के आमिरों ने षड्यंत्र से इसको महमूद गवां के खिलाफ भड़का दिया। महमूद गवां के मृत्यु के, उसको मारने के ऑर्डर्स दे दिए। महमूद गवां मारा गया और इसी के साथ बहमनी वंश जो था उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद में अगला राजा बना महमूद शाह। महमूद शाह कौन था, हम बात कर चुके हैं। उसके समय पे बहमनी साम्राज्य विघटित हो गया। 5 राज्यों में कौन कौन से थे, बरार, उसके बाद बीजापुर, फिर गोलकोंडा, फिर इसके बाद अहमदनगर और लास्ट अपना बीदर। लेक्चर आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, हमारे स्टडी मोबाइल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। क्विज अपलोड हो रही है वहां पे डेली। पीडीएफ काफी अच्छी क्वालिटी की आपको ये सारे कंटेंट जो है वो मैं कवर करके पीडीएफ में दे रहा हूँ। उसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे एक तरह से संवाद कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, या टेलीग्राम के अंदर आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि विजयनगर बहमनी, ये जो 2 एक तरह से नेग्लेक्टेड टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, इनको पूरे अच्छे से पूरा करना हमने किया। रिवीजन भी हम साथ साथ कर रहे हैं। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए स्टडी इन मोबाइल।